हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हम लोग। इस लेक्चर में क्या करेंगे, 1.1 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। बट इस लेक्चर में हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारे पास क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी कि यहाँ पे हमें ट्रांजिटिव भी देखना है। बट ट्रांजिटिव जैसे कि मैंने बोला लेक्चर नंबर 6 में हम करने वाले हैं, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 7 में उसके क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब क्वेश्चन यही रहेंगे, बट हम वहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव उनको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन में हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रूफ करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पहला पार्ट है, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज इक्वल्स टू इतना। यानी कि सेट गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 और 14 तक हमारे पास एलिमेंट गिवन है। डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास रिलेशन तो दे दिया, क्या कि ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, इस तरीके से लेने हैं कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास कहाँ से आएंगे, ए क्रॉस ए में से आएंगे, क्योंकि सेट हमारे पास एक ही गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस ए फाइंड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो रिलेशन का बेसिक है हम क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ए क्रॉस ए करेंगे, वहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, कुछ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 1,1 1,2 1,3 सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे इसमें ऑर्डर्ड पेयर मिलने वाले हैं, सब के सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए इस ए क्रॉस ए में से ऑर्डर्ड पेयर निकाल के रखेंगे। अब देखिए करना कैसे है, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालेंगे नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल्स टू वाई। अब क्या करेंगे, x क्या होता है, x का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये समझा जाए हमेशा कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है x कॉमा वाई सच दैट 3x इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं वैल्यू रखता हूँ सबसे पहले 1। तो x की जगह पे अगर 1 रखा तो y कितना मिलेगा, 3। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला, 1,3। अच्छा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये 100% ए क्रॉस ए में से ही आ रहा होगा, जितने भी आएंगे। अभी देखते हैं और भी निकालने हैं। अच्छा, 1 रख दिया, 3 मिल गया, ख़त्म। 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6। 2 रखा 6 मिला। 3 रखेंगे, 3 3 से कितना होता है, 9, 3,9 मिला। 4 रखेंगे, 4 3 से 12 होता है। 5 रखेंगे, 5 3 से 15 होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, कब तक हम ये सब करते रहेंगे, यानी कि 4 5 6 7 हमारे तो 14 तक पड़े हुए हैं, तो 14 3 भी रखेंगे क्या, देखते हैं। 4,12 रखा, यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे ही हमने 5 रखा, हमें क्या मिलेगा, 5 3 से 15। अब 15 तो हमारे सेट में था नहीं, अब वो सेट में नहीं था तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी नहीं जाएगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी नहीं होगा तो इस सेट में कैसे आ सकता है। ये सेट किसका है, ये रिलेशन का ही तो सेट है, इसमें जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 5,15 इस रिलेशन के सेट में नहीं होने वाला। अच्छा, 6 कॉमा समथिंग होगा क्या, वो भी नहीं होगा, क्योंकि 6 कॉमा क्या बन जाएगा, 6 3 जा 18, अगेन वो इस सेट में नहीं है। तो 5 के बाद जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उनको अगर हम उठा के यहाँ रखते हैं तो वो इतना बड़ा नंबर आ जा रहा है जो इस सेट में है ही नहीं, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे 4,12 पे। तो यही हमारे पास क्या है, रिलेशन का सेट है। अब हमें चेक करना है क्या क्या ये रिलेशन का सेट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है या नहीं है। देखें कैसे देखेंगे, पिछले लेक्चर में हम करके आ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन और करने का तरीका दोनों मैंने बताया था। क्या करना है, ए सेट के पास जाए, वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर वहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे, रिलेशन के सेट में, रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब 1,1 2,2 एंड सो ऑन 14,14 तक हर एक ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट में होना चाहिए था। इसमें एक भी, इसमें इस आर में एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस कंडीशन का हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। किसकी कंडीशन, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। तो हम क्या कहेंगे, एक ही एग्जांपल काफ़ी होता है वैसे, तो हम कहेंगे कि 1,1 इस रिलेशन के सेट में नहीं है। 1,1 does not belongs to this R. It implies this R is not reflexive.
इस केस में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें जस्ट हमें डिटरमाइन करना है, तो मैं जस्ट एज अ एग्जांपल दे रहा हूँ और ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा रहा हूँ जैसा कि बोर्ड में रिक्वायरमेंट रहती है। वो वाली चीज़ भी हम करेंगे, प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली वैसे क्वेश्चन है जहाँ पे हमें पर्टिकुलर शो करना होता है, बोलेगा कि शो करो कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, तो वहाँ पे मैं प्रॉपरली बताऊंगा कि क्या लिखने का तरीका है जो कि बोर्ड में आपको हेल्प करेगा। बट इस वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे ज़्यादा लिखने का ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक की मैंने डेफिनेशन बताई है वो इस रिलेशन में अप्लाई करते रहो और आंसर चेक करते रहो क्या आ रहा है। तो पहला जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव वो तो ये नहीं होने वाला, ठीक है, तो मैंने क्रॉस लगा दिया, सिंपल सा एक एग्जांपल मिल गया। 1,1 इस रिलेशन के सेट में नहीं है, 1,1 क्या कोई भी नहीं है, ठीक है, तो कोई भी पिक कर सकते हो, वो इस रिलेशन में नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, सिमेट्रिक के लिए हमें सेट ए के पास नहीं जाना, हमें जस्ट रिलेशन के सेट के पास जाना है और वहाँ देखना है कि A1, A2 अगर इस रिलेशन में है तो इसका उल्टा यानी A2, A1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। देखते हैं 1,3 है, इसका उल्टा क्या हुआ 3,1, क्या इस रिलेशन में कहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यही एक एग्जाम्पल काफ़ी है। इस एग्जाम्पल के लिए हम क्या कहेंगे कि 1,3 सिंस 1,3 बिलोंग्स टू आर यानी कि रिलेशन में है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सिंपल है, ख़त्म हो गया यहीं पे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव हम लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा वाला करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट एन, ध्यान से देखना, सेट क्या बोला एन, इस वाले केस में सेट क्या था ए था जिसमें एलिमेंट हमें दे रखे थे, इस वाले केस में सेट है एन, एन यानी नेचुरल नंबर का सेट। अब क्या ये सेट कभी ख़त्म होता है, कभी नहीं होता, यानी कि ये क्या है, एक इन्फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आया कि सेट कौन है, एन है, ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट है। अच्छा रिलेशन कैसे डिफाइंड है, रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड क्या कहता है, ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लो कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और साथ के साथ ऐसा भी होना चाहिए, x<4 होना चाहिए। देखते हैं, एक और बारी में n लिख देता हूँ ताकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रहेगा वो चीज़ समझ में आए। अच्छा n क्रॉस n करा होगा इसमें, तो कुछ इस तरीके के हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 1,2 एंड 1,3 सो ऑन मिलते रहेंगे, इस बात का कोई एंड ही नहीं है क्योंकि सेट हमारे पास इन्फाइनाइट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इन्फाइनाइट होगा। अब इस n क्रॉस n में से हमारे पास क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को क्या करनी चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए। तो कंडीशन देखते हैं, y = x+5 है और x <4 है, <4 है, इक्वल्स टू नहीं है। अच्छा x <4 यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली पोजीशन पे है x, मैंने बोला ना x मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, वो हमेशा कह रहा है 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 4 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं x की वैल्यू, तो क्या जाएगी, एक तो 1 ले सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, एक ले सकते हैं हम लोग 1, एक ले सकते हैं हम लोग 2, एक हम लोग ले सकते हैं 3। इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा क्या, नहीं मिल सकता क्योंकि उसने हमें बाउंडेशन लगा दी, उसने बोल दिया x <4 है। अगर ये नहीं होता तो हम कंटिन्यू करते रहते, हमारे पास रिलेशन भी ख़त्म नहीं होता। तो x <4 है तो 1 रखा, अच्छा 1 कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, y = x+5 है, 1 रखा तो कितना मिलेगा 6, तो एक ये मिल गया 1,6, 2 रखेंगे तो 2, क्या मिलेगा 7 रखेंगे मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3, क्या मिल गया 8 मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन का सेट आ गया, इसको मैं कह देता हूँ कैपिटल R। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं इसमें, 1,6, 2,7, 3,8। अब हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए हम जाएंगे नेचुरल नंबर के पास, सेट के पास, और देखेंगे वहाँ पे रहने वाले जितने एलिमेंट हैं उनका 1,1, 2,2, 3,3 सो ऑन इस सेट में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, सेट तो 3 में ही खत्म हो गया, 3 ही ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो बाकी सारे कहाँ से आएंगे, 1,1 भी नहीं दिख रहा, 2,2 भी नहीं दिख रहा, तो सिंपल हम कह देंगे यहाँ पे क्या कि सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें है ही नहीं, इट इम्प्लाइज इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ, आई नो, बट बोर्ड में हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जैसा मैं बोल रहा हूँ थियोरेटिकली उस चीज़ को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ से हम प्रॉपरली लिखना शुरू करेंगे, मैं प्रॉपर पूरा बोर्ड में एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्वेश्चन क्या रहा है और कैसे हमें इसमें प्रोसीड करना और कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं।
बट इन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, ये जस्ट समझने के पर्पस से करिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल सी चीज़ है। दूसरा हमें देखना है क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए अगेन क्या करें, रिलेशन के पास जाएं, रिलेशन के सेट के पास जाएं। 1,6 है, इसका उल्टा 6,1 है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो सिंपल लिख सकते हैं सिंस 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो 2 क्वेश्चन हमने देखे अभी तक फर्स्ट पार्ट के, दोनों ही क्या आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों ये आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 जिसमें एलिमेंट रखे गए हैं। एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। कहने का मतलब ये है कि इस सेट ए का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस ए ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई और दूसरा सेट नहीं दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा सेट हम क्या लेंगे, ए को ही लेंगे। तो देखिए वहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, कुछ इस तरीके के मिलेंगे। मैंने सारे के सारे नहीं लिखे हुए हैं, बीच के जितने भी मिसिंग है वो आप प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं, अदरवाइज अंडरस्टूड है किस तरीके के ऑर्डर पेयर रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इस ए क्रॉस ए में से वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। किस में जाएंगे, रिलेशन के सेट में जाएंगे। कंडीशन कहती है कि ऑर्डर्ड पेयर लो बट इस तरीके का लो जो y वाला टर्म है, यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो टर्म है वो डिविजिबल होना चाहिए इस टर्म से, किससे, x वाले से। तो इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से होंगे देखते हैं इस वाले में। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर देखते समय, यानी कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर देखें तो हमेशा एक रफ सी पिक्चर अपने दिमाग में ज़रूर सेट कर लें कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट किस किस तरीके के रहने वाले, यानी ऑर्डर्ड पेयर किस किस तरीके के रहने वाले, सारे के सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एक काम कर सकते हैं कि ये सारे के सारे एक बार लिख लो अच्छे से, ए क्रॉस ए के जितने भी हैं सारे के सारे, और फिर उसमें से छाट छाट के देखो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बट यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे देखना है। देखना क्या है, देखना हमें यह है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हमें क्या करवाने हैं, देखने, चेक करने हैं। तो सबसे पहले वही चेक कर लेते हैं, यानी कि क्या, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, वही चेक कर लेते हैं। यानी कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है, ए सेट के पास जाओ, इसमें जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका ए कॉमा ए टाइप का रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट में होना चाहिए। अच्छा, 6 एलिमेंट है, यानी कि इस रिलेशन के सेट में 1,1 2,2 3,3 एंड सो ऑन 6,6 तक अगर ऑर्डर्ड पेयर दिखते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग मेथड तो मैंने बता दिया है, ए क्रॉस ए देखें उसमें फिर छाटते रहें, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। उससे बेटर ये है कि हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सीधे सीधे चेक कर लें। रिक्वायरमेंट हमने देख ली, अब देखते हैं क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे नहीं कर रहे, यानी कि कौन, 1,1 2,2 3 6,6 तक बिल्कुल करने वाले हैं। कैसे, ये रहा हमारे पास y, यानी कि 1 इसको तो डिवाइड करता ही है, 1 इज़ डिविजिबल बाय 1 तो कर रहा है ये वाला। 2,2 अगेन 2 इज़ डिविजिबल बाय 2, हमें y देखना है ना, y x से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 इज़ डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली 3 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 6,6 तक 6 इज़ डिविजिबल बाय 6। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इस टाइप के वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये सब रिलेशन के सेट में ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव ये वाला रिलेशन तो पक्का होने वाला है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ना निकालते हुए हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन कहती है वही सीधे सीधे ऑर्डर्ड पेयर चेक कर लिए। ठीक है, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमने सिंपली बोले ये रिफ्लेक्सिव है। अब बारी आती है किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के केस में ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक तरीके से शॉर्टकट अपना लें कि सीधे एलिमेंट उठाए और उन्हें चेक करना शुरू कर दिया। सिमेट्रिक के लिए जहाँ तक है हमें देखना ही पड़ेगा कि किस किस टाइप के कितने कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 6,6 तक तो हमारा काम पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, अब पिक करेंगे 1 से। 1,1 लिखा हुआ है, 1,2 लिखा हुआ है हमने, ये रहा 1,3 ये भी ले लिया, 1,4 1,5 1,6। अच्छा, ये वाले ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों, 2 इज़ डिविजिबल बाय 1। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि इस वाले टाइप के ऑर्डर्ड पेयर छोड़ देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। बट ध्यान रहे 2 डिविजिबल है 1 से, 3 भी डिविजिबल है, 4 5 6 जितने भी हैं।
अच्छा 1,1 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखा। तो ये सारे के सारे भी इसमें ज़रूर जाएंगे, सही है। वैसे तो काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, मतलब कि ये सिमेट्रिक होने वाला है या नहीं होने वाला है पता चल चुका है, बट फिर भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ इस रिलेशन के सेट को। आगे फर्दर मूव करेंगे। 1 के साथ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे बना लिए हैं। अब 2 पे जाते हैं। 2,1 काम नहीं करेगा। 2,3 बिल्कुल नहीं। 2,4 करेगा क्योंकि 4 इज़ डिविजिबल बाय 6। अगेन 2,5 नहीं। 2,6 करेगा क्योंकि 6 डिविजिबल बाय 2। अच्छा 2 से बना लिया, अब 3 से बनाते हैं। 3,1 3,2 ये तो बनेंगे नहीं क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। तो 3 किसके साथ बनेगा फिर? 3,6 के साथ बनेगा, डायरेक्ट पता चल जाएगा 3,6। इसके अलावा और कुछ बन सकता है? 4, समथिंग देखेंगे तो 4, समथिंग तो बन नहीं पाएगा। 4,4 बनता वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। 5 समथिंग वो भी नहीं बन पाएगा क्योंकि अगेन एक दूसरा नंबर चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो, वो नहीं है। 6, समथिंग भी नहीं बन सकता। 6,6 था वो बना लिया हमने। तो जितने भी हमारे पास रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आने थे सारे के सारे हमने कवर कर लिए। अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बोला था, हमें रिलेशन के सेट के पास जाना है, ना कि ए सेट के पास। इस सेट के पास गए और एक एक करके ऑर्डर्ड पेयर पिक करें और देखा कि वो सिमेट्रिक की कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। सिमेट्रिक की कंडीशन अगेन बता चुका हूँ। A1, A2 अगर R में है तो इसका उल्टा A2, A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। देखते हैं। 1,1 इसका उल्टा 1,1 है। 2,2 भी है। 3, 3 ये सारे के सारे क्या करेंगे, सिमेट्री की कंडीशन अभी तक तो सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ से यहाँ तक हो रही है। जब हम यहाँ पे पहुँचे कहाँ पे, 1,2 1,2 के लिए हमारा 2,1 का होना बेहद ज़रूरी था। तो वो यहाँ पे इस पूरे रिलेशन में है क्या? कहीं पे नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? 2,1 कह रहा है। अब 1 2 से डिविजिबल थोड़ी होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल बोला हुआ है, डिविजिबल यानी कि पॉइंट वगैरह नहीं चलेंगे। 1/2 करने में तो आएगा 0.5, बट पॉइंट वाली चीज़ें नहीं चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो वो चीज़ ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी कि ये वाली 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, बट इसका उल्टा 2,1 नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का पार्ट है ये वाला। रिलेशन आर इन सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स। जितने भी क्वेश्चन है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सेट। सेट का पता होना बेहद ज़रूरी है। ये कह रहा है इंटीज़र, तो इंटीज़र में हमें पता है 0, 1, 2, 3 इस तरीके के, और -1, -2 इस तरीके के एलिमेंट रहेंगे। इसका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे होंगे यानी कि Z क्रॉस Z, तो वहाँ पे एलिमेंट कुछ इस टाइप के रहेंगे, 0,1, 0,2 सो ऑन मिलते रहेंगे। -1 से रिलेटेड भी रह सकते हैं, -1,0, -1,1 इस टाइप के भी रह सकते हैं। मतलब कि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर मिलने वाले हैं। अब कहता क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज R = इतना। यहाँ पे हमसे कह रहा है x, y सच दैट x - y इज़ एन इंटीजर, यानी कि इस Z क्रॉस Z में से वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। और कंडीशन क्या है कि उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में रहने वाले एलिमेंट का अगर हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो अगेन हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो सेट गिवन है वो इनफाइनाइट है। Z क्रॉस Z भी इनफाइनाइट आने वाला है, तो कहाँ तक हम चेक करने जाएंगे। ठीक है, एक बात तो ये रही। दूसरा क्या है, जो अभी तक हमने क्वेश्चन करे वहाँ पे एक फाइनाइट सेट दिया था, जैसे कि ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे फिर भी एक हद तक हम क्या कर सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिए पूरे के पूरे, उसके बाद रिलेशन में पूरे के पूरे हमने वो रख दिए, क्या, ऑर्डर्ड पेयर रख दी। इस केस में हम ना तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं सारे के सारे, और ना रिलेशन का सेट एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इतने सारे इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो करेंगे कैसे, इसमें लगती है हमारी जनरल अप्रोच। जनरल अप्रोच कहने का मतलब, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखूं, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती थी, x, इस रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल, या फिर हम लिख सकते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, क्योंकि यहाँ पे सेट हमें z दिया है तो मैं z लेता हूँ। तो z में रहने वाले जितने भी इंटीजर्स हैं उनके लिए हमारे पास इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट में होना चाहिए। एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। इस Z क्रॉस Z में इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर तो हो गई,
1,2 टाइप का भी होगा, 3,4 टाइप का भी होगा, 4,3 टाइप का होगा, कुछ नेगेटिव वाले भी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वाले नहीं होंगे, क्योंकि उसने इंटीजर बोला हुआ है -1, -2। अब ज़रा एक बात बताइए, क्या इन सभी ऑर्डर्ड पेयर में जो भी मैं एलिमेंट पिक करूँगा और उनके बीच में सब्ट्रैक्ट करूँगा, अगेन मुझे क्या मिलने वाला है? एक इंटीजर ही तो मिलेगा। ठीक है, इन वाली सब की बात कर रहा हूँ मैं। एक और चीज़ है, अगर मैं सिमिलर वाले ले लेता हूँ 1,1, 2,2, -1, -1, -2, नेगेटिव पॉजिटिव सारे देख लिए, सेम एलिमेंट ले रहा हूँ, यानी कि x, टाइप के। इधर जो एलिमेंट है उधर भी वही एलिमेंट है। इनका अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब 0 इंटीजर होता है क्या? बिल्कुल होता है, यहाँ पे रखा हुआ है ना, 0 क्या होता है? इंटीजर होता है। वही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट क्या कहती थी? जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसके एलिमेंट का अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें इंटीजर मिल जाए। तो मिल तो रहा है, किस केस में? इन सभी केसेस में, 1,1, 2,2। अच्छा, ये मैंने जनरल लिखा हुआ है, वो मैंने एज अ एग्जाम्पल समझाया। अब सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर कब तक चेक करते रहेंगे? और क्या कभी कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल सकता है क्या जिसमें सब्ट्रैक्शन करने पे इंटीजर ना मिले, कुछ और मिल जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी बात को एक तरीके से जनरल हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, x, इस R में होना चाहिए था, यही बोला हुआ था। यानी कि अगर मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस टाइप का है, x, टाइप का, तो इसमें जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? x माइनस एक्स इज़ एन इंटीजर। कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए कि x माइनस एक्स क्या मिले? हमें एक इंटीजर मिले। अच्छा, x माइनस एक्स दोनों सेम नंबर है तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और 0 क्या है? 0 इज़ एन इंटीजर। तो एक जनरल वे में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। और एक अगर एग्ज़ाम्पल लेना है और एग्ज़ाम्पल के मीडियम से हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल लिए और वहाँ पे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे जो भी सेम हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, मतलब कि एलिमेंट सेम रहेंगे, उनमें अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 0 मिलने वाला है, और 0 हमारा इंटीजर होता है। यानी कि इस तरीके के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं, इंटीजर के केस में इनफाइनाइट हैं, वो सारे के सारे इंटीजर ही बनने वाले, यानी इस रिलेशन के सेट में जाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, तो ये जनरल अप्रोच कह रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारा z क्रॉस z सारे के सारे निकालना और रिलेशन का सेट निकालना पॉसिबल नहीं है, जैसे इस केस में निकाला था। तो ये एक रफ सा आइडिया हो गया क्या, ये समझाने के लिए कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सिमेट्रिक कैसे करना है। तो सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन हमें मालूम है क्या? अगर x1, x2 या फिर a1 a2 भी ले सकते हैं। अभी तक का मैं a1 और a2 ले रहा था, बस नाम ही चेंज करा, एलिमेंट वही रहता है। x1, x2 अगर R में है तो x2, x1 भी क्या हो? इस रिलेशन के सेट में हो। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, मैंने बताया इसमें ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस टाइप के हैं। इनका अगर डिफरेंस करते हो तो क्या मिलता है? इंटीजर मिलता है। 1,1, 2,2, -1, -1, इन सभी केसेस में तो 0 मिल जाएगा, और वो क्या है? एक इंटीजर है। दूसरे अगर हम लेते हैं, मान लो 1,0 ले लिया, 2,0 ले लिया, 4,5 ले लिया, या -4,5 ले लिया। ठीक है, 1,0, 1 माइनस 0 करेंगे, कितना मिलेगा? 1, इंटीजर है। यानी कि ये और ये सारे के सारे, ये अभी 4 बनाए मैंने सिर्फ, ये जितने भी हैं ये सब के सब इस रिलेशन के सेट में पक्का जाएंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस इंटीजर आने वाला है। अब मैंने इनको पलट दिया, 0,1, 0,2, 5,4, 5,-4। तो क्या अभी भी इनका डिफरेंस इंटीजर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 0,0 -1 कितना मिलेगा? -1, इंटीजर ही तो है। भले ही साइन चेंज हो जाए, इसका हो गया 1 - 0 1, इसका हो गया 0 -1 -1, साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कंडीशन कहती है इंटीजर होना चाहिए बस। अब वो पॉजिटिव का मिले या नेगेटिव का मिले वो मैटर नहीं करता। तो कुल मिला के बात यह है कि ये चारों के चारों अगर रिलेशन के सेट में हैं, जो कि ऑफकोर्स होने वाले हैं, तो ये इनके उल्टे 0,1, 0,2 ये भी इस रिलेशन के सेट में जाने वाले हैं। तो हो गया प्रूफ क्या, कि x1, x2 अगर रिलेशन में है, इंटीजर वाली यानी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसका अगर उल्टा करता हूँ, यानी x2 - x1 करता हूँ, वो भी एक इंटीजर ही होगा। भले ही नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, मैटर नहीं करता, इंटीजर होना चाहिए बस। तो यानी कि ये हमारी जो सिमेट्रिक की कंडीशन है उसको भी फुलफिल कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अगेन मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल इन द सेंस कैसे लिखना है बोर्ड में,
वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे, उसमें लिखना शुरू करेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसको जस्ट ऐसे ही समझे जैसे मैं बता रहा हूँ, और इसी तरीके के एग्जाम्पल आप भी नोट कर सकते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट को, समझने में प्रॉब्लम होती है, बट हम कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में और अच्छी तरीके से समझ लें। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यही है सबसे पहले सेट समझना कि सेट क्या गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप का बनेगा, और उस ऑर्डर्ड पेयर में रिक्वायरमेंट क्या है जो कि हमें फुलफिल करवानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में ही हमारे पास क्या दिए हैं? 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, अगेन पार्ट के अंदर पार्ट है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम इज। अब यहाँ पे क्या है, एक एक करके रिलेशन चेक करना है। किस सेट पे करना है? ध्यान देना, सेट हमारे पास जो गिवन है वो दिया है ह्यूमन बींग्स का। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या? ह्यूमन बींग्स बोला, ह्यूमन बींग्स में सब कुछ आ जाता है, मेल फीमेल सब कुछ, ठीक है, हमें मेल और फीमेल में ही रहना है। तो मेल और फीमेल सब कुछ आ जाता है, यानी कि इस सेट में ऐसा पर्टिकुलर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये मेल ही है या फिर ये फीमेल है, हमें बस इतना बोला है ह्यूमन बींग्स, तो हम भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो मैं ले लेता हूँ समझने के लिए H1, H2, H3, कितने होंगे? इन्फाइनाइट, ठीक है, काउंटिंग अलग बात है, बट हम अभी फ़िलहाल मान के चलते हैं कि इन्फाइनाइट है, क्योंकि उतने सारे लिखना पॉसिबल नहीं होंगे, तो करोड़ों में, ठीक है। तो A इज टू इतना हो गया, H1, H2, H3 इस तरीके से। अच्छा, A क्रॉस A क्या बनेगा? अब यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाइए, A क्रॉस A क्या बनेगा? A का A के साथ ही हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो कुछ इस तरीके के सेट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? H1, 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 H2, H1, H3 एंड सो ऑन। चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे सेट चेंज कर दिया है, नंबर से उठा के हमें कहाँ रख दिया गया है? ह्यूमन बींग्स के पास रख दिया है। बाकी सारी चीज़ें करनी वही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका वही है, ठीक है। तो यहाँ तक शायद कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर है तो थोड़ा और देखिए, वीडियो क्लियर हो जाएगा। तो सेट ए हमें पता चल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम निकाल चुके हैं। अब बारी आती है रिलेशन की। तो पहला पार्ट देखते हैं, रिलेशन क्या होना चाहिए? रिलेशन जो भी गिवन है आएगा तो इसी से, इस A क्रॉस A में से आएगा। वो जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो क्या करने चाहिए? इस कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम करने कैसे वाले हैं? जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एक एक ऑर्डर्ड पेयर के पास जाएं फिर उसे चेक करें, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमसे क्या कहती है। पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमें ये कहती है कि A सेट के पास जाओ, वहाँ रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनका इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर H1, H2, H2 एंड सो ऑन, सारे के सारे, अगर इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए उस रिलेशन के सेट में चले जाते हैं, तो हम क्या कह देंगे? वो रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिंपल। तो वही चेक करेंगे सीधे, हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें A क्रॉस A क्या बन रहा है, हम कैसे चेक करें वगैरह वगैरह, कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत सारा। तो हम सीधे जंप करेंगे कंडीशन पे। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये कहती है। अब मैं सीधे ये चेक करूँगा, ये वाली चीज़ें क्या मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। देखें कैसे, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, H1, H1। अब इस बात का ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि एक ही ह्यूमन बीइंग है, उसको यहाँ भी बैठा दिया और यहाँ भी बैठा दिया। ये जस्ट एक ऑर्डर्ड पेयर है, समझो इस बात को, ये जस्ट एक ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे और यहाँ पे बैठ सकता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि एक कमरे में ना बैठा है तो दूसरे कमरे में वही सेम बंदा बैठा दिया जाए, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं। यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि हमें जस्ट नेमिंग ही तो है, H1, H1 है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन इसी बात का रहता है कि यहाँ पे तो H1 नाम का एक ह्यूमन बीइंग है, उसको बैठा दिए, तो उसको यहाँ कैसे बैठा सकते हैं? बैठा सकते हैं, हमने जस्ट नेमिंग करी और क्या करा है, असली का ह्यूमन बीइंग थोड़ी बैठा दिया। तो H1, H1 ले सकते हैं क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जस्ट पोजीशन है। तो H1, H1, H2, H2, H3, H3, इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब तो यही है जो कि मैंने अभी बोला, यहाँ पे जो भी ह्यूमन बीइंग है H1, वही ह्यूमन बीइंग यहाँ पे भी है, ठीक है। जस्ट एक ऑर्डर्ड पेयर है, अगेन बता दूँ। अच्छा, क्या ये इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? देखते हैं कंडीशन क्या कहती है। ऑर्डर्ड पेयर लो, इस तरीके का लो कि x, y, यानी कि उस ऑर्डर्ड पेयर में रहने वाले जो भी दो पोजीशन घेर रहे हैं वो दोनों के दोनों काम करने चाहिए सेम प्लेस में। अब ऑर्डर्ड पेयर पे आओ, ऑर्डर्ड पेयर पे दोनों जने, यानी कि पोजीशन पे जो दोनों जने बैठे हैं वो तो एक ही इंसान है, ठीक है, H1 लिया हुआ है, एक ही इंसान है। अब एक इंसान रियल लाइफ के साथ जोड़ो, एक इंसान एक बारी में एक ही जगह पे तो काम करेगा, अलग अलग जगह पे तो करेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, सही है। तो वही चीज़ है। तो H1, H1, यानी कि अगर ये H1, ये वाला H1
जो कि एक्स पोजीशन पे बैठा हुआ है, अगर ये फलाना जगह पे काम कर रहा है तो यही H1 यहाँ पे भी तो बैठा है, ये भी उसी जगह पे काम कर रहा होगा। सिमिलरली H2 ह्यूमन बीइंग, अगर ये एक जगह पे काम कर रहा है तो H2 यानी कि दूसरा वाला भी तो उसी जगह पे काम कर रहा होगा, क्योंकि दोनों एक ही इंसान है, एक ही ह्यूमन बीइंग है। H3, भी यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सेम प्लेस वाली। H4, अब कितने भी करोड़ों कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, करोड़ों ऑर्डर्ड पेयर ले लो, वो इस रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल करेगा ही करेगा। कैसी रिक्वायरमेंट? ये वाली। तो इसका मतलब ए सेट में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे के सारे इस ऑर्डर्ड पेयर की, यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई ज़रूर करने वाला है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा पहला पार्ट, ए पार्ट जो गिवन है, ये रिफ्लेक्सिव तो है ही हमारे पास, ठीक है। इतनी चीज़ जहाँ तक है समझ आ चुकी होगी, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जस्ट ह्यूमन बींग बैठा रखें ऐसा समझ लो। रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल में क्या पॉसिबल है? रियल में ये पॉसिबल है कि एक ह्यूमन बींग एक ही जगह पे काम कर सकता है, वो अलग अलग जगह पे नहीं कर सकता, एक ही ह्यूमन बींग, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा हुआ रिफ्लेक्स है। दूसरा सिमेट्रिक वाला केस, सिमेट्रिक में भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, जैसे कि हम जंप करेंगे सीधे कंडीशन पे। कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन के तौर पे मैं ले लेता हूँ क्या, अभी H1, का ही उठा लेते हैं, मान लो सपोज ये तो R को बिलोंग कर ही रहा था, इसका उल्टा क्या होगा? H1, वो भी करेगा। इस तरीके के जितने भी करोड़ों हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, H2, H3, वो सारे के सारे रिलेशन में होंगे, और प्लस वो सिमेट्री की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। H1, H2, ठीक है, ये सारे। तो ये तो अभी फिलहाल एक ही टाइप के हमने क्या करें, अभी कवर करें। दूसरा टाइप क्या बन सकता है इसमें? दूसरे क्या बन सकते हैं? दूसरे ये बन सकते हैं कि मान लो H1, H2, कोई ज़रूरी थोड़ी कि H1, H1 का टाइप का ही बनेगा, ये भी बन सकता है, ठीक है। और भी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? H2, H3 बना लिया हमने, H100, H50 बना लिया हमने, कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। बताए ना करोड़ों ह्यूमन बींग्स हैं तो लेते रहेंगे, बट इतना डीप हमें जाना नहीं, हमें तो बस सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो फुलफिल करवानी, समझनी है, हो रही है नहीं हो रही है, देखते हैं कैसे। अब H1, H2 अगर इस रिलेशन में है, ठीक है, H1, H2 इस रिलेशन में है, जो कि हमें लेना पड़ता है ना सिमेट्री के केस में। सिमेट्री की कंडीशन क्या कहती है? सिमेट्री कंडीशन ये तो कहती है कि A1, A2 अगर R में है, रिलेशन में है, तो इसका उल्टा A2, A1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, बस वही करना है। तो H1, H2 अगर इस रिलेशन में है, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसका मतलब यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कि दोनों के दोनों यानी कि H1 और H2 ये दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। H1 और H2 इस बार अलग अलग ह्यूमन बींग हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, ऐसा निकल के आ रहा है इसका कंक्लूजन। तो क्या इसका मतलब H2, H1 भी इस रिलेशन में होगा? बिल्कुल होगा। हमने तो जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में उनकी पोजीशन चेंज करी है। और ये रिलेशन के सेट में क्यों नहीं होगा, मतलब कि होगा रिलेशन के सेट में इसलिए होगा क्योंकि H2 और H1 अभी भी सेम जगह पे ही काम कर रहे हैं। हमने ऐसा थोड़ी बोला कि दोनों की पोजीशन अगर हम चेंज कर देंगे तो उनकी वर्क प्लेस भी चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा है, हमें बस ये चेक करना था। तो H1 और H2 अगर सेम जगह पे काम कर रहे हैं यानी कि रिलेशन के सेट में जा रहे हैं, तो इसका उल्टा H2, H1 भी रिलेशन के सेट में ज़रूर जाएगा। सिमिलरली H3, H2 भी जाएगा, सिमिलरली H50, H100 भी जाएगा। तो इसका मतलब जितने भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास पॉसिबल होंगे जिसमें हमें सिमेट्रिक की कंडीशन दिखानी है, वो सारे के सारे सिमेट्रिक होंगे क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ये वाली। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये हमारा सिमेट्रिक भी है। तो दोनों कंडीशन ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो जहाँ तक ये वाला केस समझ में आ चुका होगा। तो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में कहता है R = x, y सच दैट x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। ये सिमिलर है थोड़ा इस वाले के, उसमें कुछ क्या था, सेम प्लेस था, यहाँ पे सेम लोकेलिटी है, सेम चीज़ें होंगी। अच्छा सेट क्या होगा, सेट वही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन 5th में सेट हमें यही लेना है, अलग अलग रिलेशन हमें गिवन है, उसी में हमें चेक करके बताना है रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या नहीं। तो ए सेट वही ह्यूमन बींग्स का ले लिया, A क्रॉस A हमने पता ही है, ये इस तरीके का आएगा। अच्छा कंडीशन वही है x, y लिव इन सेम लोकेलिटी। तो अगेन मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जंप करूँगा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कि H1, H1, H2, H2, H3, H3 एंड सो ऑन, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट में जाने चाहिए। अब कब जाएंगे, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चेक करते हैं। अच्छा इस ऑर्डर्ड पेयर में दोनों जगह पे एक ही ह्यूमन बींग बैठा हुआ है, H1 और H1 है। अच्छा H1 जिस लोकेलिटी में रहेगा, ये वाला H1 भी तो उसी लोकेलिटी में रहेगा,
ठीक है, क्योंकि सेम ह्यूमन बींग का ऑर्डर्ड पेयर लिया हुआ है हमने। H2, की कंडीशन में भी क्या होगा, सेम लोकेलिटी में रहेगा। H3, की कंडीशन में भी क्या होगा, सेम लोकेलिटी में रहेगा। सो ऑन, करोड़ों अगर ह्यूमन बींग भी ले लेते हैं उनमें भी यही कंडीशन फुलफिल होगी। तो इसका मतलब ये वाले ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन की कंडीशन को क्या कर रहे हैं, हमारा सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक ये वाला पहला पार्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये हम अच्छी तरीके से पहले पार्ट में समझ चुके हैं, ए वाले में वही चीज़ है। दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक की कंडीशन। सिमेट्रिक के केस में क्या चाहिए, अगर A1, A2 रिलेशन के सेट को बिलोंग करता है तो इसका उल्टा A2, A1 भी इस रिलेशन के सेट को बिलोंग करना चाहिए। अब A1, A2 ले लिया, मान लो सपोज़ मैंने क्या ले लिया, कुछ H1, H1 टाइप के ले लिए, देन H2, H2 टाइप के ले लिए, और फिर एक ले लिया H1, H2 और H50, H100 कुछ भी ले लिया। ठीक है, आप और कुछ भी ले सकते हो, H2, H3। अब एक एक करके चेक करते हैं। H1, H1 अगर इस रिलेशन के सेट में है, ठीक है, और अगर रिलेशन के सेट में है तो इसका मतलब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। तो अगर इसकी पोजीशन चेंज भी कर दी, अगेन यही बनना है, तो ये वाली चीज़ तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये सिमेट्रिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, H2, H2 भी सिमिलरली कर रहा है। दूसरा देखते हैं, H1, H2 अब की बार डिफरेंट लोग हैं, मतलब ह्यूमन बींग है। तो H1 और H2 अगर एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, अब मैंने यहाँ आके ऑर्डर्ड पेयर में उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी कि मैंने कर दिया H2, H1। तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं, अभी भी तो सेम ही लोकेलिटी में रहने वाले हैं। सही है, तो इसका मतलब H1, H2 अगर R में है तो H2, H1 भी इस रिलेशन में होगा। ठीक, सिमिलरली H50, H100 अगर सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो अगर ऑर्डर चेंज कर दिया H100, H50 वो भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी है। तो अगेन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो जहाँ तक ये चीज़ भी समझ में आ चुकी होगी, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अगला पार्ट हमारे पास सी वाला है, बी हम कर चुके हैं, सी वाला। देखिए चीज़ों को समझ के करिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो भी मैंने सॉल्यूशन बताया उसी को रट लिया और खुद से कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी। खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं होने वाले। अभी लग रहा होगा कि सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है, और हो जाएगा, बट जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं होने वाला। मैं चाहता तो यहाँ पे सिंपली पहले से प्री सॉल्व लिख के फिर उसको जस्ट एक्सप्लेन कर देता, उससे मेरा भी टाइम बचता, बट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपकी जो सोच है, यानी कि इस क्वेश्चन को टैकल करने की जो सोच है, पहले किस चीज़ को पकड़ना है, कैसे सेट बनाना है और किस तरीके से सोचना है, किस टाइम पे किस चीज़ पे फोकस करना है, सेट क्या है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बात की बात है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चीज़ें देखना। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए करी जा रही है ताकि आप की जो सोच है क्वेश्चन को टैकल करने की वो डेवलप हो। तो ये चीज़ें वीडियो देखने के बाद खुद से ज़रा क्वेश्चन एक बार ज़रूर अटैम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है, तभी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। तो सी पार्ट है, सी में अगेन देखते हैं, R = x, y सच दैट x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, अगेन एक एग्जांपल से लेते हैं। H1, H1 यानी कि वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले जंप करेंगे अपनी कंडीशन पे। हम सारे के सारे ऑर्डर पेयर तो चेक नहीं कर सकते और हमें ये भी नहीं मालूम कौन सा ह्यूमन बीइंग कितने हाइट का है, ये भी नहीं पता। हम जस्ट क्या कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल जनरेट कर सकते हैं, काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए कैसे। रिफ्लेक्सिव कंडीशन कहती है ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर, एक और ले लेता हूँ H2, H2, आगे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड है कि और भी होंगे। इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट में जाने चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ये, सिर्फ एक ही लेता हूँ, ये इस रिलेशन के सेट में जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए कहता क्या है ये रिलेशन, ये कहता है कि मेरे पास जो x पोजीशन पे बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है H1, और यहाँ पे भी y पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, H1, सेम आदमी बैठा हुआ है, सेम ह्यूमन बीइंग है। तो कहता है कि जो x पोजीशन पे बैठा हुआ है यहाँ पे, वो 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए y से। एग्जैक्टली भी लगाया है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए y से। कहने का मतलब अगर इसकी हाइट हमारी 14 है तो इसकी हाइट कितनी रही होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो अगर ये 7 का है तभी तो ये जाके एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा इससे। कौन, x पोजीशन में बैठा हुआ ह्यूमन बीइंग, यही बात तो ये कह रहा है, x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो एक चीज़ बताइए, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों नहीं है? मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग H1 है, यहाँ पे भी तो वही ह्यूमन बीइंग है।
तो अब हाइट थोड़ी चेंज कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे लोकेलिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। सिमिलरली अगर मैंने H1 को यहाँ बैठाया और उसी पोजीशन में यानी कि बगल में ही H1 को बैठाया तो उसकी हाइट थोड़ी चेंज होगी। अगर ये 14 का है तो ये भी 14 सेंटीमीटर का ही होगा। वैसे तो हाइट इतनी होती नहीं है बट फिर भी हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर ये 14 का है तो ये भी तो 14 का होगा। तो क्या इसका हाइट 7 सेंटीमीटर टॉलर है इस वाले से? बिल्कुल नहीं है। ये जितना है ये भी उतना ही है। इनका डिफरेंस कितना आने वाला है? 0, क्योंकि सेम हाइट है। तो इसका मतलब H1, टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में जाएगा ही नहीं। अब जब ये नहीं जाएगा तो ये भी थोड़ी जाएंगे, H2, H2, H3, H3, ये सब नहीं जाने वाले। अच्छा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर एक भी ऐसा एग्जांपल मिल जाता है जो इस कंडीशन को, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे तो हमें बहुत सारे मिल गए, कोई भी एक पकड़ लो। हम क्या कहेंगे? H1, H1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये सिंबल याद है ना, सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है हमने। डज नॉट बिलोंग्स टू R, इट इम्प्लाइज ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगेन मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, बस आप चीज़ों को समझें। ये सारी चीज़ें, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, रिफ्लेक्सिव कब है, कब नहीं है, कब हमें एग्जांपल ढूंढना है, कैसे हमें एग्जांपल ढूंढना है, सेट क्या गिवन है, ये सारी चीज़ें यहाँ क्लियर होती हैं। यहाँ मैं जस्ट चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से, जैसा कि मैंने बोला है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे कि बोर्ड में हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो वो भी देखेंगे, बट अभी फिलहाल तो ये देखें। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसमें सिमेट्री की कंडीशन देखते हैं। सिमेट्री की कंडीशन के लिए मान लीजिए मैंने ले लिया H1, H2 बिलोंग्स टू R, रिलेशन के सेट में है। अच्छा, H1, H2 अगर रिलेशन के सेट में है तो इसका मतलब वो इस कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा होगा। कंडीशन क्या कहती है? X पोजिशन पे जो बैठा हुआ है, जो भी ह्यूमन बींग है, वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए Y से। तो अगर ये H2 14 सेंटीमीटर का है तो ये H1 कितना होगा? 21 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये X पोजीशन पे है ना और ये Y पोजीशन पे है। तो हो गया ना 7 सेंटीमीटर टॉलर कौन? X। तो रिलेशन की जो कंडीशन है उसे फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? रिलेशन में जाएगा। ठीक। अच्छा, अगेन एक चीज़ बता दूँ, डाउट ये रहता है कि आपने कैसे ये 14 और 21 ले लिया। मैंने लिया नहीं है, मुझे नहीं मालूम इनकी हाइट क्या है, ये कौन से ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। बस मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल जनरेट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल कैसा? एग्जाम्पल ऐसा कि मुझे पता चल सके कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, अब क्या होना चाहिए फिर? अब ये होना चाहिए कि H2, H1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि H1, H2 इस रिलेशन में है, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो H2, H1 अगर इस रिलेशन में है तो वो अगेन इस कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए। देखते हैं करता है नहीं करता है। अगेन हमने क्या कर दिया? इनकी पोजीशन चेंज कर दी। अब पोजीशन चेंज करने पे हाइट थोड़ी चेंज होगी, वही रहेगी। तो H2 की हाइट क्या थी? 14 थी, ये 14 रहेगा। H1 की हाइट 21 सेंटीमीटर थी, ये 21 सेंटीमीटर रहेगा। सही है। तो अब जरा कंडीशन को देखिए। अच्छा, रिलेशन अपनी बात पे टिका हुआ है। रिलेशन क्या कहता है? X 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए Y से, ये चेंज नहीं हो सकता। वो हमने चेंज करें ज़रूर। उनकी हाइट भी रिवर्स हो गई है। तो अब देखो H2 यानी कि जो X पोजीशन पे बैठा हुआ है और ये Y है, Y पोजीशन पे बैठा हुआ है, क्या इनकी हाइट, मतलब ये जो कंडीशन कह रही है वो सेम है क्या? ये तो 14 का है, ये 21 का है, तो ये H2 H1 से बड़ा थोड़ी है ना। X पोजीशन पे बैठा हुआ ह्यूमन बींग X पोजीशन पे बैठे हुए ह्यूमन बींग से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए था। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल गया। क्या? H1, H2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट H2, H1 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये एक जस्ट एग्जांपल है। ये हमने हाइट खुद से ली है, खुद से समझने के लिए कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन तो आ ही नहीं रही है। कहाँ? रिलेशन के सेट में। तो सिमेट्रिक भी नहीं होने वाला। तो इसमें क्या आया हमारे पास? इस वाले पार्ट में ये ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो जहाँ तक है ये वाली चीज़ भी क्लियर होगी। तो डी पोर्शन है। डी पोर्शन कहता है सेट वही रहने वाला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी वही रहने वाला है, ह्यूमन बींग्स भी वही हैं। रिलेशन कहता है X, Y इस तरीके का होना चाहिए, यानी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा छाटना जो कि क्या हो, X जो भी जो X है, जिस पोजीशन पे X है वहाँ पे एक ऐसा ह्यूमन बींग हो जो कि वाइफ हो Y का। तो इनडायरेक्टली क्या ये हिंट ऐसा नहीं कर रहा? अच्छा, यहाँ पे जो हम कंडीशन लेंगे ना, जो सिचुएशन लेंगे, वो एक नेचुरल और ट्रेडिशनल सिचुएशन लेना। वाइफ का मतलब लेडीज एंड हस्बैंड का मतलब हमारे पास रहेगा मेल से। ठीक, तो X पोजीशन पे जो भी रहेगा वो वाइफ है Y का। इसका मतलब
इनडायरेक्टली इसने ये हिंट दे दिया कि इस पोजीशन पे जो भी ह्यूमन बीइंग होगा वो फीमेल होगी एक्स पोजीशन पे, और वाई पोजीशन पे जो भी होगा वो एक मेल ह्यूमन बीइंग होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पर। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कहती है कि अगर H1, H1, H2, H2 इस टाइप के जितने भी हैं और भी बनेंगे, ये सारे के सारे अगर इस रिलेशन में जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। देखते हैं H1, H1, अगेन वही बात, क्या ये एक सेम ह्यूमन बीइंग है? अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, हमें नहीं मालूम कि मेल है फीमेल है, अगेन हम खुद से ले रहे हैं, एग्जाम्पल जनरेट कर रहे हैं। तो H1, H1 अगर मैं कहता हूँ क्या कि ये एक H1 एक फीमेल है, ठीक है फीमेल है, उसे मैंने H1 को दूसरी पोजीशन पे बैठाया, वो अभी भी फीमेल रहेगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मेल में हो जाएगा, बट है क्या वो फीमेल है, तो ये भी क्या हमारे पास फीमेल है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हो सकता है कि आप कहें कि फीमेल ही क्यों लिया, चलिए मैं एक मेल भी ले लेता हूँ। दूसरा हमने ले लिया ये मेल है, तो दूसरा भी तो सेम चीज़ है, यानी सेम ह्यूमन बीइंग है, वो भी हमने क्या ले लिया, मेल ही होगा। तो एक चीज़ बताइए, क्या फीमेल की वाइफ हो गई? मतलब कि हम जनरली रियल लाइफ में वाइफ किसे कहते हैं? वाइफ होने के लिए क्या होना चाहिए? ये अगर हमारे पास फीमेल है, अगर ये इसकी वाइफ है, तो यानी कि ये पक्का क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। यहाँ पे दोनों पोजीशन पे कौन बैठा है, फीमेल बैठी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि H1 वाइफ है H1 की? ऐसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में। ठीक है, तो वही सेम सिचुएशन हम यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, यानी कि H1, H1 इस रिलेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि X पोजीशन पे जो भी है, हमने अभी फ़िलहाल क्या लिया हुआ है, फीमेल ली हुई है, तो ये खुद की वाइफ कैसे हो सकती है? वाइफ होने के लिए दूसरे अपोजिट हमारे पास क्या होना चाहिए, जेंडर का इंसान होना चाहिए। सेम यहाँ पे अगर H2 को मैं मेल कह रहा हूँ, तो क्या अब एक मेल वाइफ हो सकता है खुद के? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगेन रियल लाइफ से एग्जांपल ले रहे हैं, तो इस वजह से उसी से हम रिलेट करके इसका एक काउंटर एग्जांपल जनरेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आया क्या, कि H1 अगर फीमेल है तो वो खुद की वाइफ तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं जाने वाले। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक का, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक ले चेक करते हैं, अगेन हम सीधे कंडीशन पे जंप करेंगे। सिमेट्रिक क्या है कि H1, H2 अगर मेरे पास रिलेशन के सेट में है, ठीक है, H1, H1 तो वैसे भी नहीं जाना है, H2, H2 यानी कि सिमिलर वाले वैसे भी नहीं जाना है रिलेशन से, तो उनको तो चेक ही नहीं करेंगे इस बार। तो मैं सीधे लेता हूँ कि कुछ अलग टाइप के। मैंने कहा कि H1, H2 अगर इस रिलेशन में है, अच्छा अब अगर ये इस रिलेशन में है तो गारंटीड ये क्या होगा, ये क्या होगी, ह्यूमन बीइंग होगी, यानी कि H1 क्या होगा, फीमेल होगी, और H2 क्या होगा, एक मेल होगा। तभी तो हमारा बन पाएगा H1 इज़ अ वाइफ ऑफ H2, और हमारी जो कंडीशन है, जो रिलेशन है, वो सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, तो हमने ले लिया H1, H2 अगर रिलेशन में है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि H2, H1 भी इस रिलेशन में होगा? एक बार सोचिए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि H2 तो हमारे पास मेल था, उसकी बस पोजीशन ही तो चेंज करी हमने, और H1 क्या थी, फीमेल थी। तो क्या H2 वाइफ है H1 की, ऐसा हम कहते हैं क्या रियल लाइफ में? नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब ये तो इस सेट में चले गया, ठीक है, हमने मान लिया चले गया, हमने ले लिया कि ये एक फीमेल है, ये एक मेल है, गए। ठीक, तो इनका उल्टा, यानी कि H2, H1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी क्या इस रिलेशन में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं होने वाला है। तो आखिरी पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो रही है वीडियो, बट ये ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 बेहद ज़रूरी है, अगर हमें पूरा चैप्टर एक ही बार में अगर हमें समझना है तो ई है हमारे पास क्या, x, y सच दैट x इज़ फादर ऑफ y। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन सीधे जो कंडीशन कहती है उसके पास जाते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि H1, H1 और H2, H2 टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में जा रहे हैं, तो इस बात का तो ये कंक्लूजन निकालना चाहिए कि x पोजीशन पे जो भी है वो क्या रहेगा, फादर रहेगा इस y का, यानी कि ये अगर फादर है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक सन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं H1, H1 अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ क्या ये एक मेल ही है, ठीक है, मेल है, और ये फादर है, सन है, उस बात से अभी हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो मेल है यहाँ पे भी तो वही मेल है, तो क्या कोई खुद का फादर कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये वाली चीज़ बिल्कुल एब्सर्ड है, ये वाली चीज़ें इस रिलेशन में जा ही नहीं सकती। तो अगर एक भी हमें एग्जांपल मिल गया जो इस रिलेशन में नहीं जा रहा है, तो हम क्या कह देंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो जहाँ तक है अब
इतने सारे एग्जाम्पल हम करके आ चुके हैं, तो ये चीज़ें अच्छी तरीके से अब समझ में आ रही होंगी कैसे हमें ढूंढना है कि ये होगा या नहीं होगा। दूसरा, सिमेट्री की कंडीशन जाते हैं हम। H1, H1, H2, H2 ये टाइप के तो जाने ही नहीं है रिलेशन में, तो इनके लिए सिमेट्रिक चेक करना बनता भी नहीं है। दूसरे टाइप के देखते हैं। मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, H1, H2 ले लिया और मैंने कहा ये रिलेशन के सेट में जा रहे हैं। इस बात का क्या कंक्लूजन निकालोगे? इस बात का ये कंक्लूजन निकालोगे कि एक्स पोजीशन पे जो भी बैठा हुआ है ये एक मेल है और एक फादर है, ठीक है। और H2 पोजीशन पे जो भी बैठा हुआ है वो भी एक मेल है और क्या है, एक सन है। मेल सन डॉटर कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल मैं मानता हूँ कि सन है क्योंकि उसने बस फादर बोला हुआ है ना। इसका फादर होना ज़रूरी है। अब किसका फादर? सन का भी हो सकता है, डॉक्टर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादा वो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं कह देता हूँ कि सन है H2, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में जा रहा है, ठीक हो गया। अब क्या H2, H1 भी इस रिलेशन में जाएगा? खुद सोच के बताइए। H2 तो सन था ना, ये फादर था, ये सन था, इनकी एज कहाँ रहेगी और इसकी एज कहाँ रहेगी? अब हमने पोजीशन चेंज करी है, रिलेशन तो वही रहने वाला है। ये अभी भी सन है अपने फादर का और ये अभी भी फादर है अपने बेटे के। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बोला एक्स पोजीशन पे जो है वो फादर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एक्स पोजीशन पे बेटा आ गया और फादर वाई पोजीशन पे चले गए। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस वाली कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं कर सकता। अगेन मैं बता दूँ, जो हमारा इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है वो इसी बात पे रहता है, कैसे हम फादर और सन ले रहे हैं। बस एग्जाम्पल जनरेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ले सकते हैं, ठीक है। हमसे बोला नहीं है कि यही फादर है यही सन है, कुछ नहीं बोला। हम ले रहे हैं समझने के लिए, एग्जाम्पल जनरेट कर रहे हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, H2, H1 इस रिलेशन को नहीं बिलोंग करने वाला। अब नहीं करने वाला तो ये क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, ठीक है। तो जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और चीज़ें समझ में भी आ चुकी होंगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 से हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं।